हेलो गाइस, दिस इज इम्तियाज जो वाचिंग इंग्लिश टान। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोनाउन। हम लोग ने हाल ही में अपना प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और प्रोनाउन कंप्लीट करने के बाद जैसे कि आई हैव प्रॉमिस्ड कि हर एक चैप्टर करने के बाद हम लोग उसकी एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। तो मेरे सामने कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले इन बुक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसमें आप कितना अपना आंसर्स दे पा रहे हैं। और इनको इस वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर देख लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कराइए और देखिए आपने कितना सीखा। और जहाँ गलती हो रही है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने क्या गलत किया। ठीक है, चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। ये पहली एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है गिवन बिलो आर सेंटेंसेस विद 4 ऑप्शंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जो सेंटेंस दिए गए हैं वो 4 ऑप्शंस के साथ हैं, जिसमें जो चारों ऑप्शंस होंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक में भर देना है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को फॉलो करिए। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। और सेंटेंस को सॉल्व करने में जो सारे ऑप्शंस हैं, देखिए इन सभी को मैंने पढ़ा रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन का प्लेलिस्ट में आप देखिए जाकर, इस प्लेलिस्ट में रिलेटिव प्रोनाउन सभी प्रोनाउन को पढ़ाया गया है। तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए आके। क्योंकि इन के बारे में इंफॉर्मेशन किए बगैर आप इसको कर नहीं पाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए कि ये कहना क्या चाहते हैं सभी ऑप्शंस। देखिए मैंने आपको बताया था जो हु होता है वो लिविंग थिंग कंडीशंस के लिए आता है। ठीक है, या कुछ ऐसे समझिए। तो मैंने आपको समझाया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर बनता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, यहीं पर समझा दे रहा हूँ इसी बुक में, ध्यान दीजिएगा ज़रा। रिलेटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, पहले नाउन आता है, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और उसके बाद में वर्ब आती है। ठीक है, तो ये नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर आप हु फिल करना चाहते हैं तो वो लिविंग थिंग के लिए कंडीशंस हैं। अगर आप विच फिल करना चाहते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग है, जो सांस नहीं लेती, उनको नॉन लिविंग कहते हैं। और याद रखिए ये हु और विच दोनों ही सब्जेक्टिव केस में लगाने हैं। तीसरा ऑप्शन है हुम, ये ऑब्जेक्टिव केस में लगाना होता है और ये दोनों के लिए आता है। उसके बाद हुज है, हुज ये लगाना होता है पजेसिव में, और दैट लगाना होता है दोनों में, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तीनों में। यहाँ पर मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसके पहले ही वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये नाउन लिविंग रहता है तो यहाँ हु आ जाएगा, ये नाउन नॉन लिविंग रहता है तो यहाँ पर विच आ जाएगा, ये नाउन ऑब्जेक्टिव रहता है तो हुम, ये नाउन सब्जेक्ट रहता है तो हु हो जाएगा। और दैट लगा सकते हैं चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आपके लिए सॉल्व किया गया, मेनी चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बहुत सारे चिल्ड्रन, कई चिल्ड्रन क्रिकेट खेलते हैं। और हिंदी अगर आप जानना चाहें तो हिंदी इसकी क्या होती है, हिंदी निकलती है, हु की हिंदी निकलती है जो, विच की भी हिंदी निकलती है जो, हुम की हिंदी निकलती है जिनको या जिसको, हुज की निकलती है जिसकी, और दैट की हिंदी निकलती है जो। ठीक है, देखिए कई चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। विच इज़ द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द यंग इंडियंस, जो कि नौजवान भारतीयों का बहुत फेवरेट स्पोर्ट है। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये रहा आपका नाउन, ये देखिए ये रहा नाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रही इसकी वर्ब। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है, ये वाला है ना, ये रहा नाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रही वर्ब। तो अगर ये नाउन लिविंग हुआ तो यहाँ आ जाएगा हु, ये नाउन नॉन लिविंग हुआ तो यहाँ विच आ जाएगा, ये नाउन अगर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा हु, ये नाउन ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा विच, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, नॉन लिविंग है,
क्रिकेट एक नॉन लिविंग एक ऑब्जेक्ट है, एक गेम है, इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, विच हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अब दूसरा करेंगे, अब मतलब अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला देखिए, लिखा है सानिया मिर्जा, क्या लिखा है, सानिया मिर्जा डैश इज अ टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा कौन है, एक भाई टेनिस प्लेयर है। कौन है, एक टेनिस प्लेयर। तो ध्यान दीजिए, ये रहा आपका नाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रही आपकी वर्ब। तो सानिया मिर्जा कौन है भाई, लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या थे, हु, विच, दैट और हुज था। हु क्या होता है, लिविंग थिंग के लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। अब सानिया मिर्जा यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, इसीलिए आंसर हु भी होगा, और लिविंग भी है, इसीलिए आंसर हु होगा। कोई आपसे पूछे भाई विच क्यों नहीं भरा, तो आप बताएंगे भाई ये सानिया मिर्जा नॉन लिविंग थोड़ी नहीं है जो हम विच भर देंगे। अगर आपसे कोई पूछे हुज क्यों नहीं भरा, तो आप बोलेंगे सानिया मिर्जा के साथ यहाँ नाउन आना चाहिए था, जब नाउन आएगा कोई दूसरा तब उसके लिए पोजीशन हुज यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा, दे हैव शिफ्टेड टू बेंगलुरु, वो लोग बेंगलुरु शिफ्ट कर गए हैं। डैश इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका की कैपिटल है। ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, बेंगलुरु मतलब ये रहा नाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रही वर्ब। तो अब ये नाउन कैसा है, ये नाउन लिविंग हो तो हु भरो, ये नॉन लिविंग हो तो विच भरो, इस नाउन के बगल में कोई दूसरा नाउन हो तो हुज भरो, इस नाउन की कंडीशन हो मतलब समथिंग सेंस बता रहा हो तो व्हाट भरो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विच। क्लियर। अब देखिए तीसरा, दिस इज द प्रेजेंट, दिस इज द प्रेजेंट, ये वही प्रेजेंट है। डैश माई फादर गेव मी ऑन माई बर्थडे, जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे में दिया था। ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक। तो जो कंडीशन होती है उसके लिए हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, दैट। विच भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, दैट या विच, या यहाँ पर आप दैट भी लगा, बेटर ऑप्शन है यहाँ पर दैट। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे आप आंसर बने। ठीक है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए कर लेते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम लोग फोर्थ सेंटेंस करने जा रहे हैं। तो लिखा है मिस्टर सिन्हा इज द इंग्लिश टीचर डैश वी ऑल स्टूडेंट्स एडमायर। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए बहुत एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना होगा हु कहाँ लगाएं और हुम कहाँ लगाएं, हु कहाँ लगाएं और हुम कहाँ लगाएं। ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी आपका सब्जेक्ट है और मिस्टर सिन्हा आपके ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो अगर इस ब्लैंक में वी का रिगार्ड आया, वी को भरा आपने, तो आप भरेंगे हु, और अगर मिस्टर सिन्हा को भरेंगे तो भरेंगे हु। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है मिस्टर सिन्हा इज द इंग्लिश टीचर, मिस्टर सिन्हा इंग्लिश टीचर हैं जिनको हम सभी पसंद करते हैं। एक तो हिंदी मीनिंग से जिनको निकल रहा है, मतलब आंसर आपका हु आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई ग्रामेटिकल पूछे कि भाई हुम कैसे आ जाएगा, तो आप उसको क्या बताएंगे, आप उसको ये बताएंगे कि भाई देखिए यहाँ पर जो आंसर भरा जाएगा वो इंग्लिश टीचर या मिस्टर सिन्हा के लिए है, इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। मतलब हु क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, ऑब्जेक्ट की बात की गई। हुज क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि साफ बात है यहाँ पोजीशन नहीं है, पोजीशन भरने के लिए एक और नाउन होना चाहिए था। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फिफ्थ सेंटेंस की। जैसे लिखा ही इज द बॉय डैश स्टूड फर्स्ट इन द मैराथन, ये लड़का है जो मैराथन में पहले फर्स्ट आया। अब देखिए यहाँ पर ही कौन है, वही बॉय है, तो इसका मतलब ही और बॉय एक ही कैटेगरी है, ये दोनों एक ही कैटेगरी है। ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर भरा जाएगा वो बॉय के लिए होगा, वही ही है। तो बॉय यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। यहाँ पर वापस ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर जो आंसर भरा गया था वो इंग्लिश टीचर के लिए था, मिस्टर सिन्हा के लिए था। क्योंकि वी यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए आंसर नहीं बन रहा था, मतलब हु नहीं हो सकता, हुम आंसर हो गया। सिक्स सेंटेंस देखिए, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, आई ओ 100 रुपीज। फिर से देखिए यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट बन गया, ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
और ये ही और फ्रेंड ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे? आई के लिए भरेंगे तो सब्जेक्ट मतलब हु, और ही और माय फ्रेंड के लिए भरेंगे तो हु। तो यहाँ सेंटेंस है कि वो मेरा दोस्त है जिसको मैंने 100 रुपए दिए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हु। मतलब ये आंसर यहाँ पर ही मतलब माय फ्रेंड के लिए भरा जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, सातवां सेंटेंस, इज दिस द शॉप डैश यू वर सर्चिंग फॉर। इज दिस, क्या ये वही शॉप है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? अब यहाँ पर यू फिर से सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पर आपसे ये शॉप ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फिर से एक बार आंसर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉप के बारे में बात की गई है। ही इज माई अंकल लिव्स अब्रॉड, तो ही है और अंकल है, एक ही कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पर आंसर हु हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट डैश आई एम डूइंग फॉर पास्ट हाफ एन आवर। अब ये असाइनमेंट नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग, तो यहां पर हो जाएगा विच या दैट, विच या दैट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ही इज द डॉक्टर परफॉर्मेंस, ही इज द एक्टर, ही इज द एक्टर। अब देखिए यहाँ पर एक्टर और परफॉर्मेंस, तो ध्यान दीजिए जब कभी नाउन और दो नाउन, ये इस तरह दो नाउन आ जाए है ना, तो आप यहाँ पर हुज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हुज लगाएंगे। ठीक। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, असाइनमेंट था, प्रोनाउन था, नहीं यहाँ पर हुज नहीं लगेगा। अंकल है, वर्ब है, हुज नहीं लगा। शॉप है, प्रोनाउन है, हुज नहीं लगा। फ्रेंड है, प्रोनाउन है, हुज नहीं लगा। बॉय है, वर्ब है, हुज नहीं लगा। टीचर है, प्रोनाउन है, हुज नहीं। मतलब दो नाउन जब तक नहीं होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन हो, तभी आप हुज आंसर लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इस तरह आपने देखा, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है, और ये इस एक्सरसाइज से आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, और यहाँ फॉलो करने वाले पर्सनल प्रोनाउन के सभी कंडीशंस पर जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपसे कहा गया, अगर आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज ना समझ में आई हो, कोई डाउट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इस नंबर का सेंटेंस नहीं समझ में आया, या ये नहीं आया, या कोई अदर प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कमेंट आपके पढ़कर उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की जो वीडियो है ना आपको और मिलते रहेंगे। और अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया, इस तरह के मैं और वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे तो इसको शेयर कर दीजिए। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर तो आप मुझे देख ही रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज। देखिए सेकंड एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इसमें पर्सनल प्रोनाउन भरना है। जब आप पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट सिखाया था। अगर आपको याद होगा चार्ट, तो चार्ट क्या था जरा देखिए। तो मैंने आपको चार्ट सिखाया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट था। उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव सब कुछ क्लियर कराया था। तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो पहले पर्सनल प्रोनाउन मैंने प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या आप लास्ट वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा कि सारी चीज़ें। ठीक है। तो आइए ज़रा अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला वाला आपके लिए ऑलरेडी डन है। लिखा देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन यू एंड हर। अब बताइए शी लगाएंगे कि हर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ आपका आंसर हो गया हर। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये आप बताया नहीं गया आपको, ना ही आगे पढ़ाया गया था कि कैसे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर करने के लिए आपको करना ये है, आपको ये समझना है कि अगर प्रीपोजिशन आई है, अगर आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन आई है,
तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वही हो जाएगा। तो देखिए बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, इस वजह से यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है और शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, इसलिए सेंटेंस सही हो गया। आइए दूसरा कर लेते हैं। ही इनवाइटेड, है ना? हर बार हर सेंटेंस में रूल अलग हो रहा है, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। ही इनवाइटेड, उसने मुझे बुलाया। ही इनवाइटेड, उसने मुझे बुलाया। ठीक है। अब ऑप्शन में आई भरेंगे कि मी भरेंगे, जरा ध्यान दीजिए। ही क्या था? आपका सब्जेक्ट था ना। तो अब सब्जेक्ट एक बार आ गया तो दोबारा सब्जेक्ट आ नहीं सकता, इसका मतलब आई आ नहीं, आई सब्जेक्ट है यहाँ पर और मी ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट आ नहीं सकता तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर मी हो जाएगा। ठीक है। टू डैश बर्थडे पार्टी। अच्छा, बुलाया किसने है? ही ने। किसके बर्थडे में बुलाया होगा? अपने बर्थडे में बुलाया होगा। तो ही का पॉजेसिव मांग रहा है। अब ही अपना जब निकलता है तो पॉजेसिव निकलता है। तो ही का पॉजेसिव क्या होता है? हिज की हिम? हिम होता है ऑब्जेक्ट, हिज होता है पॉजेसिव, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हिज। क्लियर? अब आ जाइए सेकेंड सेंटेंस में। जब हम सेकेंड सेंटेंस करते हैं तो यहाँ पर अब सेंटेंस शुरुआत हो रहा है दे से या देम से। देमसेल्व्स टुक दैट डिसीजन। तो हमने आपको जब एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया था तो समझाया था कि याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले उसके सब्जेक्ट का यूज होता है। तो एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके पहले दे आ जाएगा तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और तुरंत सब्जेक्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो उसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई कि सेंटेंस की शुरुआत कभी भी ऑब्जेक्ट से होती नहीं है, इसका मतलब दे से होगी, सब्जेक्ट से होगी, इसलिए आंसर यहाँ पर दे हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, तीसरा देखिए, चीना इज एज ओल्ड एज। चीना उतना ही बूढ़ा है जितना कि आई एम या मी। ठीक है। तो अब रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आप सेंटेंस में एज या एज या सो एज यूज कर रहे हैं तो ये जो ब्लैंक होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अब देखिए एज के बाद सब्जेक्टिव चाहिए, तो इसमें सब्जेक्टिव कौन है? आई है कि मी है? आई है, इस वजह से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम हो जाएगा। ठीक है। अब आइए चौथा करते हैं। डैश हर या शी इज माई कजिन। तो अभी आपको बताया सेकेंड सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं करते हैं, हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब यहाँ पर हर पॉजेसिव भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो हम क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो शी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। शी इज माई कजिन फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। वो मेरी कजिन है, दिल्ली में रहती है। अब पांचवें सेंटेंस की बात करेंगे। इट वॉज डैश। अब यहाँ पर एक रूल है। क्या रूल है? पांचवें सेंटेंस का रूल है कि अगर सेंटेंस में इट आया हो तो उसके साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, सब्जेक्टिव का। तो इट के साथ सब्जेक्टिव चाहिए। अब सब्जेक्टिव कौन है भाई? आई होता है कि मी? मी होता है ऑब्जेक्ट, आई होता है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, नो बडी बट। नो बडी बट, है ना? कोई और नहीं लेकिन। अब यहाँ पर नो बडी सब्जेक्ट है और हमको फिर से एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब आती नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। दूसरा, सातवां सातवां सेंटेंस देखिए जरा। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, है ना? ये देखिए, अभी एक रूल हमने, ये कौन सा रूल था? ये वाला। कौन सा? तीसरा रूल। यहाँ पर सातवां रिपीट कर गया है, इसको जरा ध्यान दीजिए। सातवें को एज, एज सो एज के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है ना, तो देखिए एज और एज आ गया, तो अब आपको क्या भरना है? सब्जेक्टिव। तो ऑप्शन में देम ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर दे और डिड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। आठवां देखिए, हु कैन आई ट्रस्ट। किस पर मैं भरोसा करूं? इफ नॉट, अगर नहीं करती हूं तो क्या होगा भाई, है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिए, किस पर मैं भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो चुका है तो आंसर बन जाएगा, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आंसर ही, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ओके। तो अब देखिए नाइन्थ सेंटेंस। नाइन्थ है इट इज। अभी हमने आपको बताया था कि पांचवा सेंटेंस इट से शुरू होगा तो सब्जेक्टिव लगाएंगे। इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है
तो आप दे लगाएं कि देम लगाएं, देम होता है ऑब्जेक्ट, दे होता है सब्जेक्ट, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर इज, एचवीच जब सेंटेंस शुरू करता है तो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो शी सब्जेक्ट की हर, शी, तो आंसर क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, मीनिंग की बात करें तो इट इज दे, है ना, ये वही थे हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ में मरीज पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए। इज शी टू बी ब्लेम, क्या उसको ब्लेम करना सभी गलतियों के लिए, उसकी सभी परेशानियों को करने के लिए सही होगा, इसका मतलब है। तो आपने देखा, आपने ये सेकंड एक्सरसाइज भी कर ली और बहुत आसान तरीके से की है, बहुत क्लियर मेथड से की है। ये मैं पहले ही आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा चुका हूँ, हर एक चीज़ ऑलरेडी क्लियर है। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो सबसे पहले आप पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को पढ़ेंगे जाकर, रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को पढ़ेंगे जाकर, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो आप इस तरह की एक्सरसाइज में करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज नंबर 3 में, और इस एक्सरसाइज में करना क्या है, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस विद रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए भाई, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या मामला है, क्या डिफरेंस क्या है। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लीज़ जाइए उस वीडियो को पढ़िए जाकर, वहाँ देखिए जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए, उसके बाद इसको करिए आकर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मैंने आपको समझाया था, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट से दूर होता है, सेल्फ या सेल्फ्स, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के फौरन बगल में सेल्फ या सेल्फ्स होते हैं उसको हम एम्फेटिक कहते हैं। बहुत आसान मेथड है ना। तो देखिए, आई मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बगल में सेल्फ या सेल्फ्स है, तो अब ये एम्फेटिक हो गया, तो ये बगल में है तो इस वजह से एम्फेटिक हो गया। अब देखिए, वी के बगल में रिफ्लेक्स सेल्फ या सेल्फ नहीं है, दूर है, तो ये कौन हो गया, ये हो गया रेफ्लेक्सिव आरपी। ही के बगल में सेल्फ या सेल्फ है, तो ये हो गया ईपी, मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन। हॉर्स के जो है दूर है, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव। सम पीपल लव टॉकिंग, सम पीपल के मतलब सब्जेक्ट के तुरंत दूर है, रिफ्लेक्सिव, तो हो गया सेल्फ या सेल्फ, तो आरपी। शी हर सेल्फ अगल बगल है, एम्फेटिक। शी के दूर है हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव। आई माई सेल्फ अगल बगल है, एम्फेटिक। सीडी प्लेयर दूर है, इस वजह से रिफ्लेक्सिव। तो उम्मीद समझ में आ गई। ध्यान देने वाली बात थी कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट से दूर होते हैं, एम्फेटिक क्या होते हैं, जो तुरंत करीब में होते हैं। तो ध्यान से देखने वाली बात थी, ये एम्फेटिक था, करीब था, ठीक, उसके बाद ये करीब था, एम्फेटिक हो गया, उसके बाद ये करीब था और एग्जाम्पल था। तो इस तरह आपने देखा, ये 3 सेंटेंसेस आपके हो गए। ठीक है, तो अगर अगली एक्सरसाइज को हम करें तो एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 बचती है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि भाई इनको करेक्ट करके दिखाइए, और 5th में है कि भाई सही प्रोनाउन भरिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रा आप प्लीज़ सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लीजिए, और अगर कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और चौथी 5वीं एक्सरसाइज आपको पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे एक उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।